Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th June 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the US deciding to join UNESCO. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international institutions point of view. तो इस आर्टिकल की मदद से हम समझेंगे कि यूनेस्को क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. न्यूज़ तो छोटा सा ही है, जैसा कि आपने यहाँ देख लिया. यूनेस्को यूएस हैज डिसाइडेड टू ज्वाइन यूनेस्को एंड पे द ड्यूज अमाउंट ऑफ अबाउट $600 million. सो यूनेस्को को समझने के लिए पहले हमें यूनाइटेड नेशंस को समझना होगा. यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, मेन बॉडीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशंस. वो आपको पता है. सबसे इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली, फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, उसके अलावा सेक्रेटेरिएट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जो उसका एक एडजुडिकेटरी बॉडी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है जो अब फंक्शनल नहीं है. उसके अलावा एक और बॉडी है जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. तो प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से यूनाइटेड नेशन, इसके अंतर्गत आता है रीजनल कमीशन, फंक्शनल कमीशन, सेशनल एंड स्टैंडिंग कमिटीज़. इन पे सवाल पूछा है यूपीएससी ने मेंस 2017 में कि व्हाट आर द कमीशंस अंडर इकोसॉक ऑफ यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल ऑर्गन. तो इकोसॉक एक यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसके अंदर ये सब कमीशंस आते हैं. इस पर सवाल पूछा है. इकोसॉक का काम क्या है? ये इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हम लोग शॉर्ट में कह रहे हैं इकोसॉक. तो देखिए कई सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होते हैं यूनाइटेड नेशन के. इकोसॉक के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर वी विल कम टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. द यूनाइटेड नेशन चार्टर इस्टेब्लिश दिस इकोसॉक, दैट इज यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1945 एज वन ऑफ द 6 main principal organs of the United Nations. As per the UN Charter, ECOSOC is responsible for promoting higher standard of living and social progress. तो इस बॉडी का काम है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोग्रेस को इंश्योर कराना. ये तो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. इस बॉडी के अंतर्गत कई सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज यूनाइटेड नेशन के, और ये सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन FAO, उसी में आता है यूनेस्को, WHO, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IBRD, यानी कि वर्ल्ड बैंक, IMF एंड ऑल. दे कम अंडर specialized agencies of United Nations. These specialized agencies work or integrate with United Nations through this organ of United Nations, that is ECOSOC, Economic and Social Council. मैं एक बार फिर से आपको सिंपल करके समझा देता हूँ. यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है क्रिएटेड विद द मेन पर्पस ऑफ इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. उसके अंतर्गत 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं. उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है ये इकोसॉक, जिसका गोल है हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड सोशल प्रोग्रेस इंश्योर कराना. इकोसॉक से के मदद से या इकोसॉक के थ्रू कई सारे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो यूनाइटेड नेशंस के लिए काम करते हैं. सो दिस इज इकोसॉक दैट ब्रिंग्स दीज स्पेशलाइज्ड एजेंसीज टू वर्क फॉर यूनाइटेड नेशन, जैसे कि ILO, FAO एंड ऑल. ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर लीगली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. दे आर नॉट पार्ट ऑफ UN डायरेक्टली, but they have some legal agreement with United Nations and that is why they discharge some of the functions of United Nations. I hope आपको United Nations के specialized agencies के बारे में बात समझ आई होगी. What they do, they are not directly part of United Nations. They discharge some of the functions of United Nations because of a legal contract between these agencies and United Nations, and the legal contract between United Nations and these agencies are signed via this particular principal organ of United Nations, that is ECOSOC. तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में से एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को. यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. It is a specialized agency of United Nations headquartered at World Heritage Center in Paris. It was founded in 1945 itself. जैसे United Nations बनाया गया, this UNESCO was also created as a specialized agency of United Nations. Aim is to promote world peace and security through international cooperation. 5 key programs that is run by UNESCO, जैसा नाम से आपको समझ आ रहा है, एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल और ह्यूमन साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, etc.
वन ऑफ द मेन रोल ऑफ यूनेस्को इज टू इस्टेब्लिश द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। एज आप सुनते रहते होंगे कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया है, जैसे काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, तो ये सब कौन देता है जी? यूनाइटेड नेशंस। फिर से देखिए, ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हो गए यूनाइटेड नेशंस के, और उनमें से ये जो है इकोसॉक, ये फिर स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करता है। एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन, इट इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन, और ये फिर हेरिटेजेस डिसाइड करता है। हेरिटेजेस मतलब वैसी चीज़ें जो ह्यूमन काइंड के लिए एक गिफ्ट हैं फ्रॉम द पास्ट जनरेशन और फ्रॉम द नेचर। जैसे कि हेरिटेजेस 2 तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल हेरिटेज एंड इनटेंजिबल हेरिटेज। टेंजिबल हेरिटेज जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो उसमें भी द गिफ्ट फ्रॉम नेचर, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, कोई फॉरेस्ट एरिया हो गया, दैट इज़ नेचुरल टेंजिबल हेरिटेज। उसके अलावा कल्चरल हेरिटेजेज जो होते हैं, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट हो गया, लाल किला या ताजमहल। एंड मिक्स्ड आर दोज दैट आर important from both perspective. Mixed tangible heritages are those that are important from both natural as well as cultural perspective. तो कंचनजंगा heritage site is a mixed heritage site example from India. उसके अलावा इंटेंजिबल हेरिटेजेस भी यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है, कई सारे रिचुअल्स, फेस्टिवल्स, आर्ट। अगर इंटेंजिबल हेरिटेजेस की बात की जाए तो 5 कैटेगरी के इंटेंजिबल हेरिटेजेस यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है। ओरल ट्रेडिशंस एंड expressions, performing art, social practices, knowledge and practice, traditional craftsmanship, ये सारे तरह के जो ट्रेडिशंस हैं उसको भी एक तरीके से हेरिटेज की तरह आइडेंटिफाई करता है यूनाइटेड नेशन। लेकिन उन हेरिटेजेस को कहा जाता है इनटेंजिबल हेरिटेजेस, जिनको फिर प्रोटेक्ट करने पे ध्यान दिया जाता है। करंट न्यूज़ क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पहले पेज पे ही। यूनाइटेड नेशंस ने अब फैसला किया है कि इट विल रीजॉइन यूनेस्को। In fact, United Nations had pulled out of UNESCO in 2017. किस ग्राउंड पे पुल आउट किया था वो भी ज़रा देखते। देखिए, आपको पता है कि US supports the idea of Israel on Palestine, that Israel does not recognize Palestine as an independent autonomous sovereign state, and US support the idea of Israel. US and Israel are in general very strong ally, right? तो 2011 में यूनेस्को हैड डिसाइडेड टू इंक्लूड पैलेस्टीन एज ए मेंबर स्टेट, जिसको स्ट्रांगली अपोज किया यूएस ने और इजराइल ने। उसके बाद यूएस और इजराइल ने यूनेस्को की फंडिंग को रोक दी थी। बाद में 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में यूएस डिसाइडेड टू विड्रॉ कंप्लीटली फ्रॉम यूनेस्को। लेकिन अब यूएस ने फैसला किया है कि इट विल रीजॉइन यूनेस्को एंड विल ऑल्सो पे अबाउट $600 million, दैट इज़ द ड्यूज अमाउंट that US has to pay। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view। सो ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसे लिखने में काम आ सकता है, गवर्नेंस में इंट्रोडक्शन वगैरह में काम आ सकता है। ये ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो है वो पब्लिश करता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वॉक फ्री। ये ऑर्गेनाइजेशन वॉक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स पब्लिश करके बताने की कोशिश करता है कि आज के दिन में भी, आज के मॉडर्न टाइम्स में भी कितने लोग जो हैं वो मॉडर्न स्लेवरी के शिकार हैं। व्हाट इज़ मॉडर्न स्लेवरी? मॉडर्न स्लेवरी कुड बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हो, या स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस लाइक फोर्स्ड मैरिजेज, डेट बॉन्डेजेस एंड चाइल्ड सोल्जर्स। तो कई सारे जगहों पे ऐसे किया जाता है क्या कि सिंस पीपल आर वेरी पुअर दे कैन नॉट पे बैक द डेट, सो दे गिव देयर डॉटर्स फॉर मैरिज पर्पसेस, दैट इज़ फोर्स्ड मैरिज। डेट बॉन्डेजेस, कभी कभार आप उधार नहीं चुका पाते हैं तो पीपल गिव देयर चिल्ड्रेन टू वर्क एज लेबरर्स इन द फील्ड ऑफ सम रिच पीपल, लैंड ओनर, ये सब डेट बॉन्डेजेस हो गए, बंधुआ मजदूर। चाइल्ड सोल्जर्स, when forcefully children are acquired into some armed forces, so all such are the examples of modern slavery। forced labor में आएगा sexual exploitation, domestic servitude and worst form of child labor should be considered as forced labor। तो basically modern labor slavery is
अ सिचुएशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन दैट ए पर्सन कैन नॉट रिफ्यूज और लीव। देखिए, एक होता है आप अपनी इच्छा से जॉब कर रहे हैं, भले आपको लग रहा है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बट यू आर वर्किंग देयर एज पर योर ओन विल, यू आर नॉट फोर्स्ड टू वर्क एट सम प्लेस, right? Then that cannot be called as slavery. But when someone is forced to work at a particular place because of some threat, violence, coercion, deception or abuse of power, मतलब डरा धमका करके किसी को कहीं पे काम कराने की अगर कोशिश की जा रही है, तो that will be considered as modern slavery. और modern slavery आपको जान करके आश्चर्य होगा कि more than 50 million people are still day engaged into modern slavery as per this ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑफेंडर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो ख़राब तरीके के स्लेवरीज हैं, वो प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ कोरिया में, इरिट्रिया, सऊदी अरबिया, टर्की एंड ईटीसी। कंट्रीज लाइक स्विट्ज़रलैंड या नॉर्वे, जर्मनी, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये मॉडर्न स्लेवरी एब्सेंट है, नहीं है। लेकिन कंट्रीज लाइक इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया या चाइना में नंबर्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी अभी भी ज़्यादा है। नंबर्स के हिसाब से इंडिया एंड चाइना आर लीडिंग इन मॉडर्न स्लेवरी। मॉडर्न स्लेवरी मीन्स व्हाट? ह्यूमन राइट्स वायलेशन। जबकि वर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑफेंडर्स में नॉर्थ कोरिया, इरिट्रिया जैसे देश आगे हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट पोषण ट्रैकर, या इसको आप कह सकते हैं वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम या पोषण ट्रैकर, दोनों एक ही चीज़ है। इस आर्टिकल में दोनों हम समझेंगे। देखिए, हमारे देश में अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसको इस थीम पे लाया जा रहा है, वन नेशन वन प्रोग्राम, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि जीएसटी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। कल मैं बात कर रहा था फर्टिलाइज़र की, तो भारत ब्रांड नाम से सारे फर्टिलाइज़र बेचे जाएंगे, तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र, वन नेशन वन पाइपलाइन, वन नेशन वन राशन कार्ड। वैसे ही अब लाया गया है वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम। उसके अंतर्गत कैसा है कि मान लीजिए कि आप असम में रहते हैं, तो आप यहाँ से रिलोकेट होकर के चले गए दिल्ली, तो आपको दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ी सेंटर से आपको उसके बेसिक बेनिफिट्स मिल पाएँ, ये प्रोविज़न लाया गया अंडर वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम। और उसके लिए क्या किया जा रहा है कि एक पोषण ट्रैकर नाम का ऐप लाया गया है। दिस ऐप इज़ बिन इम्प्लीमेंटेड अंडर नेशनल न्यूट्रिशन मिशन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये जो ऐप है, इसमें आप अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, ठीक है। एंड विद एक बार इस ऐप के थ्रू रजिस्टर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी जगह पे चले जाएं, वहाँ पे आप लोकल आंगनवाड़ी से वहाँ के बेसिक बेनिफिट्स अवेल करा सकते हैं। तो खासकर जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, उनकी वाइफ या बच्चे, उनको फ़ायदा हो जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस पोषण ट्रैकर ऐप। माइग्रेंट वर्कर है आसाम का, उसने अपने आप को रजिस्टर करा दिया विथ हेल्प ऑफ दिस ऐप। अब वो दिल्ली चला जाए, पंजाब चला जाए, वहाँ पे भी वो इस आंगनवाड़ी सेंटर्स के फ़ायदे या बेनिफिट्स उठा सकते हैं फॉर वैक्सीनेशन एंड बेसिक न्यूट्रिशन केयर फॉर द वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो करना क्या होता है? हाउ दिस पोषण ट्रैकर वर्क्स? आंगनवाड़ी वर्कर्स आर बीइंग प्रोवाइडेड स्मार्टफोन्स प्रोक्योर्ड थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। तो सबको स्मार्टफोन दिया जा रहा है। एक नोडल पर्सन भी अपॉइंट किया जा रहा है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, कि जहाँ पे वो टेक्निकल सपोर्ट दे कि कैसे ये न्यू पोषण ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करना है। अब करना क्या है कि वर्कर्स को लोकल आंगनवाड़ी में रजिस्टर कर लेना है, और फिर कहीं भी वो जाएं वहाँ से वो बेनिफिट उठा सकते हैं आंगनवाड़ी का। तो करंट न्यूज़ यही है कि मोर देन 57,000 माइग्रेंट वर्कर्स हैव रजिस्टर्ड फॉर दिस स्पेशल वन नेशन वन आंगनवाड़ी प्रोग्राम बाय यूजिंग पोषण ट्रैकर ऐप ऑन मोबाइल फोन्स। दैट इज़ एन एडवांटेज। तो ऑल सच थिंग्स आर एन एग्जाम्पल कि हाउ विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी द स्कीम्स are becoming more and more democratic as far as their application is concerned. Otherwise, earlier the benefits of the schemes could be availed in a very limited format. You have to be present at a particular place, then only you can avail the benefits. But now, with help of this new technologies, new apps, integrated systems, now the government implementation of different schemes is also becoming inclusive and democratic. पोषण ट्रैकर ऐप इज वन सच एग्जाम्पल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम इज अ स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स
इसका पूरा नाम है स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें कैसा है, वो स्ट्रीट वेंडर्स जो कोविड-19 के कारण लगे हुए लॉकडाउन से जिनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे निगेटिव इम्पैक्ट पहुंचा, उन स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल लोन दिया जा रहा है ताकि वो अपने लिए नया कुछ ऐसा ठेले वगैरह या अपना कोई भी ऐसा सिस्टम डेवलप कर पाए फॉर देयर ओन न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो दोज स्ट्रीट वेंडर्स whose livelihood was impacted because of COVID-19 and associated lockdown, they are being provided with this capital subsidy loan of rupees 10,000 that is payable in a monthly installment and that too provided with some interest subsidy, यानी कि नॉर्मल जो लोगों को सब्सिडी लगता है उससे कम सब्सिडी, नॉर्मल जो लोगों को इंटरेस्ट देना होता है उससे कम इंटरेस्ट देना होगा। सो ये सब किया जा रहा है अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। लगभग 50 लाख के स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट पहुंचाने का टारगेट है। स्वनिधि स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बट इम्प्लीमेंट करने वाला जो नोडल बॉडी है, जो एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिडबी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत लोन लेने के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको किसी भी चीज़ की कोई गारंटी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है, एज़ पर recent statement released by our finance minister. Who is eligible for Pradhan Mantri Swanidhi scheme? All vendors who have been vending from or before 24th March 2020 with a certificate of vending can avail the loan. अभी अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की, तो अबाउट 41% ऑफ द बेनिफिशियरीज ऑफ द गवर्नमेंट लोन स्कीम ऑफ स्ट्रीट वेंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम आर विमेन। तो आप कह सकते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट में ये स्कीम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज अबाउट 41% ऑफ द बेनिफिशियरीज आर विमेन and mostly these beneficiaries are from southern states. So southern states are fared much better than those in northern. मतलब women एक के नंबर्स अच्छे खासे हैं अंडर प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम अवेल करने के लिए, लोन अवेल करने के लिए। दैट मीन्स दिस स्कीम इज वर्किंग गुड फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, बट सदर्न स्टेट्स आर रिलेटिवली डूइंग बेटर एज कम्पेयर टू नदर्न स्टेट्स as far as availing the loans under this scheme is concerned. Need for the scheme, इस स्कीम की ज़रूरत क्यों है? ऑफ कोर्स कोविड-19 के बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट या झटका पड़ा वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को पड़ा, ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स को पड़ा। तो ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स की लाइवलीहुड को रीजनरेट करने के लिए, और जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी इन्हीं लोगों के बीच में ज़्यादा बढ़ी है बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड फोर्स्ड लॉकडाउन, उसको कम करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम लाया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट जीडीपी ट्रैजेक्टरी इन 9 ईयर्स। तो आजकल सीरीज ऑफ आर्टिकल्स आ रहे हैं कि पिछले 9 सालों में क्या हुआ। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में कि पिछले 9 सालों में, 9 साल इसलिए क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है 2014 से, तो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आ रहे हैं। कल हम लोग बात करेंगे कि पिछले 9 सालों में इंटरनल सिक्योरिटी में क्या अभी तक अचीवमेंट्स हैं। अभी एक छोटा सा रिलीज आया है भारत सरकार की तरफ से कि पिछले 9 सालों में इकोनॉमी में क्या अचीवमेंट्स हुए हैं। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। पिछले 9 सालों में हमारी इकोनॉमी का साइज लगभग 87% बढ़ा है। सो भारत सरकार के हिसाब से 2014 में इंडियन इकोनॉमी का साइज था अबाउट $2 ट्रिलियन, जो बढ़ करके $3.75 ट्रिलियन हो गया है। We were 10th largest economy of the world in 2014, but now we are 5th largest economy. And at the same time, in some separate event, our chief economic advisor V. Anant Nageswaram said that India is set to become 3rd largest economy of the world by 2027. Right now we are 5th largest, and by 2027 we may become 3rd largest economy. तो ये है इंडियन इकोनॉमी की ट्रैजेक्टरी। अब देखो इन 21st सेंचुरी, और धीरे धीरे उम्मीद है, टारगेट यही है कि जब तक हमारे आज़ादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 तक, 2047 तक, बाय दैट टाइम इंडियन इकोनॉमी विल अटेन ए साइज ऑफ अबाउट $26 ट्रिलियन, यानी कि मौजूदा जो हमारा साइज है उससे लगभग 9 टाइम्स बिगर। अभी आप सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो लुक, इसमें भी बेस इफेक्ट कम्स इनटू पिक्चर। व्हेन द इकोनॉमी ग्रोज बिगर, देन इवन ए स्मॉल इंक्रीज इन परसेंटेज सेंस इज़ हाइयर इन एब्सोल्यूट टर्म्स। तो जैसे जैसे इकोनॉमी का साइज बढ़ता जाएगा, इवन 7% ग्रोथ विल बी मच बिगर एज फार एज एब्सोल्यूट नंबर्स आर कंसर्न, एंड दिस इज हाउ दिस टारगेट
इज़ अचीवेबल, दो इट माइट सीम इम्प्रोबेबल कि कैसे होगा, अभी तो हम 3 पे हैं, 25-26 सालों में 10 गुना या 9 गुना कैसे बढ़ेंगे. तो बेसिकली द बेस इफेक्ट गेम विल बी इन द गेम पिक्चर एंड दैट विल हेल्प अस इन अटेनिंग द टारगेट. फर्टिलाइजर्स को लेकर के जो मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें पहला स्टेटमेंट को छोड़ करके बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.